नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस समय का उपयोग आप बड़ी जिंदा दिली से कर रहे होंगे। पढ़ने में, सीखने में, जीवन जीने में और ऐसा कुछ करने में जो आपको बेहतर इंसान बना सके। मैं PR गवाला, मेरा संबंध गणित से पिछले 10 सालों में अध्यापन का रहा है। इस समय में मैथ्स के पेपर में डिले और इतना समय लगने के कारण मैं ये चाह रहा हूँ कि आने वाले 10-15 दिन बाद में जो पेपर है उसमें बच्चों को कुछ हेल्प मिल सके। तो आपसे अनुरोध ये रहेगा कि आप इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें। अपन एक टॉपिक ले रहे हैं, उसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको शॉर्ट रूप में इसको कहते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर का वैसे संबंध, अगर इसका पीछे से बैकग्राउंड देखें तो इसका संबंध अपने पास में 9th क्लास से आ जाता है। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था रैखिक समीकरण। 10th क्लास में पढ़ा है रैखिक समीकरण की एप्लीकेशन, और 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है रैखिक असमीकरण। और इसी रैखिक असमीकरण का अपन यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। तो अपन, ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब यहाँ जो समीकरण तो काम में आएंगे ही, लेकिन जो 11th क्लास का टॉपिक था अपने पास में रैखिक असमीकरण, उसका अपन ने वहाँ पे हल क्षेत्र देखा था कि मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु से परे होगा। जो समीकरण, जो रेखा है वो हल क्षेत्र में शामिल होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ इस चैप्टर का बहुत से सब्जेक्ट के साथ बैकग्राउंड भी है। जैसे ये मैथमेटिक्स में तो काम में आएगा ही, आगे जाके इसकी एक पॉपुलर विधि है सिंप्लेक्स मेथड से इसका आगे LPP हल होती है। लेकिन अपन 12th क्लास में जो अपने पास में इसमें है उस पर अपन चर्चा करेंगे। नंबर 2, इस कॉमर्स के अंदर इस चैप्टर का यूज़ है, मैनेजमेंट के अंदर है, और इंजीनियरिंग के अंदर एक ब्रांच है मैकेनिकल, उसके अंदर भी इसका एक पूरा का पूरा पेपर है। तो अपन इसके बारे में यहाँ जो अपने पास में है 2-3 प्रकार की समस्या है। एक तो इसमें है परिवहन से संबंधित समस्या, उस समस्या का अपन इसमें हल करेंगे। एक है उत्पादन से संबंधित समस्या, और एक है आहार से संबंधित समस्या। इसके बारे में परिवहन से संबंधित समस्या इस प्रकार की है, और इसी समस्या आहार, परिवहन, इन समस्याओं से इस टॉपिक का, इस मैथमेटिक्स के और बाकी सब्जेक्ट के अंदर इसका उपयोग हुआ। और इसका उपयोग भी, कोई भी चीज़ आती है उसके पीछे का उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है, उस समय की परिस्थिति जो भी टॉपिक है उसमें काम करती है। तो उस समय क्या, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे वर्ल्ड के जो मैथमेटिशियन थे या गणितज्ञ और उसके बाद में जितने भी थे, उन्होंने कहा कि भाई सेना, अपना सामान बहुत कम और परिवहन का खर्चा कम आना चाहिए, और दुश्मन सेना को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हानि कैसे पहुंचा सकते हैं। और उसी के संदर्भ में एक रूसी गणितज्ञ साहब हुए थे, उनका नाम था L. क्वांटोरोविच। इन साहब ने इस रैखिक प्रोग्रामन के ऊपर बहुत सारा काम किया,
बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या गणितज्ञों ने इस पे काम किया, लेकिन इनका नाम प्रसिद्ध इसलिए है कि उन्होंने 1941 में इस पे काम करना स्टार्ट किया और काम करते करते इनको 1975 में नोबेल पुरस्कार मिला रैखिक प्रोग्रामन। इनके साथ एक और उनको दोनों को कंबाइंड रूप से मिला, अमेरिका के थे, लेकिन इनका नाम इसलिए याद किया जाता है कि इनको ये कार्य करने के लिए इन साहब को 1975 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब अपन इसके बैकग्राउंड की यहाँ बात करेंगे, तो इसके बैकग्राउंड में अपन एक प्रॉब्लम लेंगे, उसका संबंध सीधा सा परिवहन से है। मैं एक छोटा सा जो जनरल यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं अपन, माना एक व्यापारी है और वो 2 वस्तुओं का व्यापार करता है। उन 2 वस्तुओं के व्यापार में अपन मान लेते हैं, पहली जो वस्तु है मान लिया अपन मूंग और दूसरी है बाजरा। मूंग और बाजरा के बारे में आप जानते होंगे। मूंग इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। अब मूंग का जो 1 कट्टा कह दो या 1 क्विंटल कह दो, जो भी है बोरा, वो व्यापारी खरीदता है 5,000 रुपये में, बाजरे का खरीदता है 1,000 रुपये में। लेकिन जी मूंग वाला जो बोरा वो बेचता है तो उसको इस पे 500 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है, और बाजरे वाला बेचता है तो उस पे 125 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन इन चीज़ों के साथ उन व्यापारी साहब के पास लिमिटेशन भी है कि उनको निवेश करने के लिए उनकी पूंजी की एक लिमिटेशन है, वो है 1 लाख रुपए। और एक उनका गोदाम है, उसमें स्थान की भी लिमिटेशन है उनके पास में, वो 80 बोरे ही रख सकते हैं उसके अंदर। अब उनको 1 लाख रुपए में गोदाम में 80 बोरों की जगह है उनके पास। इस सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए इन दोनों चीज़ों को खरीदेंगे और दोनों पे बेचने पे वो जो चीज़ खरीदते हैं वो सारी चीज़ बेच देते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इनमें से क्या चीज़ ये खरीदा जाए, टोटली इन पैसों से यहाँ रखें तो कितना लाभ होगा, ये खरीदा जाए इन पैसों से यहाँ रखा जाए, लाभ कितना होगा, दोनों में किस अनुपात में दोनों चीज़ों को खरीदे, लेकिन उसके लाभ का अधिकतमीकरण होना चाहिए। तो लाभ का ये अपनी समस्या है यहाँ, और इसको लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपन इसका मैथमेटिकल रूप लिखेंगे, रूपांतरण करेंगे और ग्राफिकल मेथड से उस अधिकतम लाभ निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन की मैं सबसे पहले जो ये लिखा है इसका गणितीय निरूपण अपन करें, तो इसमें गणितीय इस निरूपण, अब गणितीय निरूपण के अंदर अपन सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है कि लाभ का अधिकतम, लाभ का अधिकतमीकरण। अब लाभ के अधिकतमीकरण को यहाँ अपन जेड से लिखेंगे, तो 500 रुपये 1 बोरे पे लाभ होता है, बोरों की संख्या x है तो ये हो गया 500x। बाजरे का 1 बोरा बेचता है तो 125 रुपये का लाभ होता है और उसकी संख्या है y, तो ये हो गया 125y। अब उसके बाद में उसके अंदर निवेश अपन देखेंगे, 1 बोरे का कितना लगता है 5,000, 1 बोरे का 1,000 रुपये, बोरे कितने x, इसके कितने y, टोटल निवेश कितना है 1 लाख रुपये। तो निवेश में अपने पास में 5,000 x प्लस 1,000 y, टोटल पैसे कितने हैं 1 लाख रुपये। अब ये दोनों ही चीज़ें खरीदे तो 1 लाख से ज़्यादा खर्च कर नहीं सकता, कम कर सकता है, या 1 लाख, तो इसमें लेस देन इक्वल्स टू ये एक। अब उसमें स्थान का भी है, मूंग के बोरों की संख्या x, बाजरे के बोरों की संख्या y और टोटल 80, तो इनका x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 80। अब अपने पास में ये x और y क्या है, x और y यहाँ पे x मूंग के बोरों की संख्या
y बाजरे के बोरों की संख्या, लेकिन अब बाजरे के बोरों की संख्या 0 हो सकती है, मतलब सारे ही मूंग खरीद लें तो बाजरा 0, सारे ही बाजरा खरीद लें तो मूंग 0, लेकिन इनकी संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए x और y दो चर हैं, इनको अपन कहेंगे नॉन नेगेटिव, ऋणेतर संख्याएं हैं। तो इसके लिए इनकी जो व्यवरोध है वो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इनका थोड़ा सा, इसको अपन कहते हैं ये उद्देश्य फलन है, ये उद्देश्य ऑब्जेक्ट फंक्शन है। ये अपने पास में टोटल पैसे हैं, मतलब ये इस व्यापारी के निवेश व्यवरोध है। ये 80 स्थान है तो ये उस स्थान व्यवरोध है, और ये नॉन नेगेटिव है दोनों। अब जो अपना क्वेश्चन था कि उसका लाभ का अधिकतमीकरण कैसे हो, उसका गणितीय रूप हो गया ये। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन को, अब यहाँ तक तो ये क्वेश्चन है, आगे इसके अंदर पढ़ेंगे तो अपने पास में ये क्वेश्चन सीधा इक्वेशन लिखी हुई आएगी, ये समीकरण अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा कि अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ गए और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उस लैंग्वेज पे अपन ये उनके जितने भी व्यवरोध हैं या उद्देश्य फलन बनाएंगे, उसके बाद में उसको ग्राफिकल मेथड से हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन, अब यहाँ 11th क्लास में अपन ने समीका पढ़ी थी, उस समीका का उपयोग यहाँ करना है, और 9th क्लास में जैसे रैखिक समीकरण पढ़ी थी उसका भी उपयोग करना है। मतलब सारी चीज़ें 9th 10th 11th सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में उपयोग। अब अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये जो असमीकाएं हैं इनको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो असमीकरण को समीकरण में बदलने पर, अब असमीकरण और समीकरण में, समीकरण में दोनों बराबर का साइन आएगा और असमीकरण में लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आएगा। तो पहली अपने पास में है 5000 x 1000 y इक्वल्स टू 1 लाख। इस समीकरण को यहाँ से मैं यहाँ से नाम दे रहा हूँ, इसको दे दिया 1 नंबर। 2 नंबर है x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, ये हो गया 2 नंबर। तीसरा है x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। अब अपन इनका हल निकालेंगे। जैसे पहले ये समीकरण है, इसमें इसका हल क्या होगा, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से इसको अपन हल करेंगे। ये 3 0 और 3 0 इसमें हटा देते, तो ये 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। यहाँ अपने को एक टेबल बनानी है। ये जो 9th क्लास का काम है जो अपन कर रहे हैं, ये 9th क्लास का है। अब यहाँ चर x और यहाँ y, x का मान 0 रखूँगा यहाँ, तो y का मान 100 आ जाएगा। y का मान 0 रखूँगा तो 5x बराबर 100। 5 का जब भाग देंगे, y का मान 0 रख दिया, 100 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 20। अब समीकरण 2 से x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, इसमें अपन क्या करेंगे, x y, x 0 y 80, ये 0 ये 80। अब इसमें इसका अपन दोनों, अब इस समीकरण से ये है x 0 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये yx है। yx पूरे पे x का मान 0 होगा, y इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये xx है, xx पे पूरा y का मान 0 है। अब अपन इसमें इसका
ग्राफीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण में अपन को सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट बना लेने हैं। ये हो गया अपने पास में x x डैश y y डैश। अब मैं यहाँ पे ये प्रथम चतुर्थांश बढ़ा लेने का मतलब है कि ये सारा इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा, क्योंकि x और y नॉन नेगेटिव है, तो x और y का मान कभी भी नेगेटिव आएगा नहीं इस प्रश्न के अंदर। तो पहले अपन देख लेते हैं इसको। पहले के अंदर x 0 तो y 100। अब अपन x 0 इस पे है, y 100 यहाँ आएगा। मान लिया अपना ये पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है 0 100। दूसरा है y 0 x 20, तो ये y यहाँ पे 0 x 20 और y 0 यहाँ आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिला दिया, ये दोनों पॉइंट आ गए अपने। दूसरे पे आ जाइए, x 0 y 80। अब x 0 y 80 मान लिया यहाँ है 0 80, और इसके अंदर y 0 x 80, तो इससे यहाँ आ गया ये पॉइंट 80 0। इनको मिला देंगे तो ये अपने पास में ये इक्वेशन बनेगी। अब इसके अंदर एक ये प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में अपन मान याद कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, वापस आ जाते हैं असमीका में। अब असमीका जो अपने पास में थी, इनका हल क्षेत्र देखना है, मूल बिंदु की तरफ होगा या परे होगा, किस तरफ होगा। तो असमीकाओं से समीकरणों से देखेंगे तो पहला समीकरण अपने पास में था, वो है 5x y लेस देन इक्वल्स टू 100। इसमें मूल बिंदु रखेंगे। मूल बिंदु 0 0 रखने पर, इसमें जब मूल बिंदु रखेंगे तो 5 × 0 0 लेस देन इक्वल्स टू 100। ये मतलब 0 लेस देन इक्वल्स टू 100। ये जो है 0 100 से छोटा है तो सत्य है। ये क्या है, सत्य है। सत्य है इसका मतलब इस जो असमीका का हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा, और मूल बिंदु शामिल होने का मतलब ये कौन सी रेखा है, ये है। और मूल बिंदु किस तरफ है, ये मूल बिंदु है 0, 0, जिसको ओ से अपन नाम देंगे। तो इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ। तो मूल बिंदु इस तरफ है, ये मूल बिंदु है इसका। नंबर 2, दूसरी समीकरण कौन सी है, x + y लेस देन इक्वल्स टू 80 में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, इसमें जब रखेंगे 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 80, 0 लेस देन इक्वल्स टू 80, इसका मतलब 0 80 से छोटा है। 80 से छोटा है इसका मतलब ये भी सत्य है। सत्य है इसका मतलब जो ये लाइन है इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा, और मूल बिंदु शामिल होगा तो मूल बिंदु नीचे की तरफ है, इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, इधर इस तरफ, इस तरफ। और दूसरी ये समीकरण जो अपन पढ़ रहे थे, x > 0, x का धनात्मक मान इस तरफ आएगा, y का धनात्मक मान इस तरफ आएगा, तो इसका हल क्षेत्र तो इस तरफ होगा, इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा। अब इनमें कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है इसका हल क्षेत्र तो इस तरफ, इसका हल क्षेत्र इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, मतलब ये एरिया इसमें ये कॉमन आ रहा है, ये एरिया कॉमन आ रहा है। 0 इस पॉइंट का नाम दे देते A, इस पॉइंट का नाम दे देते B, इस पॉइंट का नाम दे देते C। अब B के निर्देशांक तो हमें ज्ञात करने हैं,
तो अब अपन सबसे पहले ज्ञात करेंगे b, और b मैंने कहा था 9th में पढ़ा था रैखिक समीकरण। दो रैखिक समीकरणों का हल निकालने का जो तरीका अपन 9th में पढ़ा था वही यहाँ पे अपन उपयोग करेंगे। तो उसका उपयोग करने के लिए अपन, अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब इसके अंदर पहली जो समीकरण, इन दोनों समीकरण, पहली समीकरण थी अपने पास में 5x + y = 100, दूसरी थी x + y = 80। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये दो समीकरण हैं, इन दोनों को क्या किया अपन ने, घटा दिया। तो ये कितने बच गए 4x, ये कितने हो गए यहाँ 0, ये कितने हो गए 20, ये 4x बराबर 20, x बराबर 5 का मान यहाँ रख देते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 75। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 5, 75। अब यहाँ से अब अपने पास में ये जो क्षेत्र आ रहा है इस पे बात करेंगे। क्षेत्र हो गया O, A, B और C, और ये क्षेत्र कैसा है, ये बाउंडेड एरिया है। कैसा है, बाउंडेड एरिया। और बाउंडेड एरिया में कोणीय बिंदु है, 4 कोणीय बिंदु हैं, चारों के अपन ने मान निकाल लिए। तो अब अपन इस क्वेश्चन में इसका मान निकालेंगे, अधिकतम या न्यूनतम जो भी मान है वो यहाँ पे निकालेंगे। अब अपन आ जाते हैं इसके अंदर, ये क्षेत्र निकल गया। अब कौन परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र OABC के कोणीय बिंदु O 0, 0, A 20, 0, B 5, 75 और C 0, 80, ये कोणीय बिंदु है। अब इसमें अपन इसका अधिकतमीकरण करना है, किसका, लाभ का। तो अपन यहाँ एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ आ जाएगा अपना z, जो उद्देश्य फलन था वो था x + 125y, ये था उद्देश्य फलन। क्या था, उद्देश्य फलन। अब ये बिंदु अपन जब यहाँ रखेंगे 0, 0, A कितना है 20, 0, B कितना है 5, 75 और C कितना है 0, 80। अब इसके अंदर अब जब मान रखेंगे तो यहाँ z का मान आएगा 0 + 0 = 0। यहाँ z का मान कितना आएगा, यहाँ z का मान आएगा 500 × 20 + 125 × 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10,000। यहाँ जब मान रखेंगे z का तो ये कितना होगा 500 × 5 + 125 × 75। तो ये मान हो गया अपने पास में 2500 प्लस, इसको अपन लिखेंगे 125 को 75 से गुणा कर दो, तो अपन इसमें सिंपल सा आप 125 को 75 से गुणा करना है, 35, 3, 14 और 3, 17, 1, 8, 5, 7, ये हो गए 9,375। अब इसको भी जोड़ लो तो ये हो जाएगा अपने पास में, यहाँ जोड़ेंगे 5, 7, ये हो गए 8 और ये हो गए 11। इतने ही हो गए ना। ठीक,
अब यहाँ से अपन जेड का जब मान निकालेंगे तो 500 इंटू 0 और 125 इंटू 80, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 प्लस ये 0 0 4 0 2, ये भी 10,000 हो गए। तो अपने पास में ये जो वैल्यू है, अब इसके अंदर अधिकतम मान कौन सा है? इधर तो आ रहा है 0, यहाँ आ रहा है 10,000, यहाँ आ रहा है 11,875 और यहाँ आ रहा है 10,000। अब अधिकतम कौन है? ये है अधिकतम मान। अब इसमें अपने को ये लिखना है, अब ये किसका अधिकतम है? लाभ का अधिकतमीकरण है। तो लाभ का अधिकतम मान बिंदु या कोणीय बिंदु किस पे प्राप्त हो रहा है? बी पे प्राप्त हो रहा है, 575 पे प्राप्त। अतः उस व्यापारी को 1 लाख रुपए में वो व्यापार शुरू करता है और 80 बोरे रखने की जगह है और 5,000 का एक बोरा मूंग का और 1,000 का एक बोरा बाजरे का आता है, तो वो क्या करेगा? 5 बोरे मूंग का खरीदेगा। किसका खरीदेगा? मूंग का। और 75 बोरे बाजरे का खरीद के उसके गोडाउन में रखेगा। तो उस निवेश व्यवरोध में उसको अधिकतम लाभ होगा और अधिकतम लाभ कितना होगा? 11,875 रुपये। तो ये एक सिंपल सा अपन ने क्वेश्चन लेके इसका वर्किंग जो प्रोसेस होता है उसको अपन ने समझा है। अब इसमें आगे जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो जब इसका हल क्षेत्र बाउंडेड हो, और वो क्वेश्चन ये है, इसमें हल क्षेत्र बाउंडेड ही है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका हल क्षेत्र अगर बाउंडेड है तो आपको उसके कोणीय बिंदु उसके उद्देश्य फलन में लिख के, अगर अधिकतम पूछा है या न्यूनतम पूछा है, लागत का न्यूनतमीकरण पूछ सकता है या लाभ का अधिकतमीकरण जो भी है, तो न्यूनतम तो यहाँ 0 है, अधिकतम ये यहाँ पे ऐसा आ जाए। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि जब उसका हल क्षेत्र, जैसे यही क्वेश्चन होता और इस लाइन का तो हल क्षेत्र आ जाता इस तरफ, इस लाइन का हल क्षेत्र आ जाता इस तरफ, तो ये एरिया जब आता तो इस एरिया के अंदर अपने पास में कोणीय बिंदु 1, 2 और 3 होते, उससे निकालेंगे अधिकतम और न्यूनतम। लेकिन ये अनबाउंडेड है, अब ऊपर कितना भी जा सकता है, तो उस केस में अपन को वो उसका अधिकतम मान होगा या वो उसका न्यूनतम मान होगा, उसके लिए थोड़ा सा अपन को एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो आगे का स्टेप ये है, जैसे मान लिया सपोज कोई भी अधिकतम मान 100 आ रहा है अपना, और ये इसका उद्देश्य फलन है, तो आगे के बढ़ने के लिए अपन को क्या करेंगे? इस उद्देश्य फलन में अधिकतम है तो ग्रेटर देन 100 करके इसका एक अर्धतल लेंगे। अर्धतल का मतलब इसकी असमीका लेंगे, उसको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, उसका हल क्षेत्र निकालेंगे, उसकी लाइन को इसमें ड्रॉ करेंगे, और वहाँ ये लाइन अपने पास में अगर इस हल क्षेत्र में कहीं भी घुस जाती है अंदर, मतलब हल क्षेत्र को काटती हुई निकलती है, उस केस में उसका जवाब ये होगा, इसका कोई भी अधिकतम मान नहीं होगा, निकालना संभव नहीं है। ऐसा ही न्यूनतम में है, ये लाइन इसके अंदर घुस जाती है तो न्यूनतम में भी वो मान निकालना संभव नहीं है। लेकिन वो लाइन अपन ड्रॉ करें और वो लाइन यहाँ से चली जाए, मतलब इस एरिया के बाहर रहे, तब जो मान निकला था अधिकतम या जो न्यूनतम निकला था वही मान इसका अधिकतम और न्यूनतम मान होगा। एक तो इसमें अनबाउंडेड की बात आ जाती है। एक क्वेश्चन आगे बनेगा इसके अंदर, वो बनेगा उत्पादन संबंधी। कोई 2-3 मशीन है, ग्रुप बना दिया, उसकी एक बड़ी सी लैंग्वेज थ्योरी होगी, उसमें इसमें इतना ही अंतर है कि उस थ्योरी को अपन पहले ध्यान से पढ़ के उसकी असमीकाएँ, उसके व्यवरोध और समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद में यही प्रोसेस है, बाउंडेड आएगा तो हल से ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, अनबाउंडेड आएगा तो एक स्टेप आगे बढ़ के जैसे बताया था वैसे। लास्ट परिवहन संबंधी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये गोदाम है, 2 गोदाम है यहाँ पे, और
3 कंपनी है, उन्हीं से माल जाना है, तो वहाँ समस्या आएगी कि जो अपन व्यवरोध है वो पहले बनाना है, उसके बाद में वर्किंग प्रोसेस तो इस पूरे चैप्टर में यही रहेगा। तो अपन अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, उसको हल करते हैं। वो क्वेश्चन लेंगे अपन अनबाउंडेड एरिया वाला, क्योंकि बाउंडेड का तो ये हो गया और सारे क्वेश्चन इसी से होने हैं। अब अनबाउंडेड का अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको यहाँ पे हल करेंगे। एक चीज़ इसमें और जो बहुत ज़रूरी है सीखना, अगर कोई भी रेखा है वो मूल बिंदु से पास हो रही है, चाहे वो इधर से गुजर रही है, चाहे वो इधर से गुजर रही है। अब इस अपन सारी एस समीकरण में तो देख रहे हैं हल क्षेत्र के तो मूल बिंदु को रख के देखते हैं, अगर संतुष्ट हो जाता है तो मूल बिंदु हल क्षेत्र में शामिल है, नहीं है तो परे है। लेकिन यहाँ एक समस्या आती है कि रेखा खुद ही मूल बिंदु से पास हो रही है, और मूल बिंदु से पास हो रही है तो मूल बिंदु को रखेंगे तो वो तो संतुष्ट ही करेगा उसमें, और संतुष्ट करेगा तो उसका हल क्षेत्र उससे ऊपर होगा या नीचे होगा। जैसे यहाँ कोई लाइन है, इसको तो ऊपर बोलते हैं, इसको नीचे बोलते हैं, इसको दाएं और इसको बाएं बोलेंगे, लेकिन वो मूल बिंदु से पता नहीं चलेगा। तो उस केस में अपन मूल बिंदु से पास होने वाली रेखा में हल क्षेत्र देखने के लिए मूल बिंदु को नहीं रखना है, उसमें ये विशेष ध्यान रखना है। उसमें गैस करके, मतलब आइडिया से, कोई इधर जैसे ये रेखा जा रही है, यहाँ का कोई पॉइंट सोच के लिख दो, पॉइंट जो भी है दोनों मान पॉजिटिव होने चाहिए, x का मान भी धनात्मक होना चाहिए, y का मान जैसे 2 और 3। अब ये मान इसके अंदर रख दो, अगर ये संतुष्ट होता है तो ये जो पॉइंट है उसके मतलब इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा, ये बिंदु शामिल हो गया तो इसकी तरफ होगा, शामिल नहीं होता तो इससे परे होगा, इस तरफ हो जाएगा। ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो इसमें भी मूल बिंदु रखोगे तो पता नहीं चलेगा कि इसका हल क्षेत्र इस तरफ है या इस तरफ है, तो इसमें भी कोई भी पॉइंट, यहाँ का कोई पॉइंट लिख के दे। अब यहाँ का पॉइंट क्या है, इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, -2,3 रख दो। अगर ये -2,3 इस रेखा को संतुष्ट कर जाता है, इसका मतलब इस रेखा के हल क्षेत्र में ये बिंदु शामिल है, इसका मतलब इधर वाला हल क्षेत्र होगा। ये उसको संतुष्ट नहीं करता है तो ये नीचे वाला इसका हल क्षेत्र हो जाए। तो ये विशेष अपन को आगे जो भी क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना है, मूल बिंदु से पास होने वाली रेखा में हल क्षेत्र चेक करने के लिए मूल बिंदु को नहीं रखना है, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं का कोई भी पॉइंट अपन रख सकते हैं। अब अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एरिया अनबाउंडेड हो। क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्न रेखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए जिस अधिकतम जो उसका ऑब्जेक्ट फंक्शन है वो है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, z y + 3/4x। इसमें व्यवरोध है x - y > 0, -x/2 + y < 1 और x < 0, y < 0। इसका अधिकतमीकरण करना है। किसका करना है? ये इसका ऑब्जेक्ट फंक्शन है, ये उसका उद्देश्य फलन है, और ये जो जितने भी हैं ये व्यवरोध है। तो वर्किंग प्रोसेस अपना वही रहेगा जो पहले असमीकरणों को समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, असमीकरण को समीकरण में बदलने पर। अब ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो बाद में काम आए, इसको बदलेंगे तो ये होगा x - y = 0। अब इसका अपन यहाँ पे हल भी निकाल लेते हैं, तो हल होगा इसका x का मान 0 रखोगे तो y का 0 आएगा। अब यहाँ कोई दूसरी वैल्यू रखोगे, जैसे x का मान मैंने 1 रख दिया तो y का मान भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x का मान 2 रख दूंगा तो y का मान भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे बढ़ा सकते हैं इसमें, तो 2 वैल्यू बहुत है। दूसरा है x - 2 + y = 1। इसकी जब वैल्यू निकालेंगे अपन x y, तो पहले तो 0 ही रखो, x का मान 0, x का मान 0 तो ये 0, y = 1, y का मान 0
y का मान 0 रख दिया, y का मान 0 रखते ही ये आ जाएगा -x/2 = 1, -x = 2, x = -2। ये दोनों का मान आ गया, इनका मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन, ये तो हो गया इसका समीकरणों का मान। अब अपन ग्राफ इस पे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में उसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये प्रथम कोऑर्डिनेट का ग्राफ, यहाँ तो नेगेटिव है तो नंबर तो इधर भी आ जाएंगे। ये ग्राफ पहले में x0 y0, यही बिंदु है x0 y0, जिसको अपन मूल बिंदु कहेंगे ओ। दूसरा है x1 y1, अगर x यहाँ 1 है तो y1 यहाँ होगा, मतलब ये बिंदु आएगा। 2 लोगे तो यहाँ आएगा, 3 लोगे तो यहाँ आएगा। ये कोई भी बिंदु मान लिया ये है। अब ये रेखा इस पर ड्रॉ करोगे तो इस तरफ से ये रेखा जाएगी। अब इसकी जो मूल समीकरण है वो भी लिख लेते हैं, x - y > 0 की। अब दूसरे में आ जाइए, x = 1, y = 0, y = 1। x का मान 0 है और y का 1, यहाँ है कोई 0 1, ये मान यहाँ पे है। x का मान -2 और y का मान 0। अब -2 तो इस तरफ आएगा, x -2 और y 0 मान लिया यहाँ है। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे अपन तो यहाँ से ये आएगा, ये हो गया। इसका मान कितना है, -x/2 + y और < 1। अब ये तो अपन ने, अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि ये बिंदु, ये दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, या पहले इनका हल क्षेत्र निकाल लें, एक ही बात है। ये 0 हो गया, हल क्षेत्र देखेंगे उसके बाद में पॉइंट निकालेंगे। अब हल क्षेत्र के अंदर पहली जो समीकरण है, कौन सी समीकरण है, x - y > 0 में मूल बिंदु 0,0 रखने पर, इसमें रखेंगे 0 - 0 > 0, 0 > 0। ये सत्य है, 0 से बड़ा या बराबर है, बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है। अब रेखा किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा, अब 0 से पास हो रही है, समस्या वही आ गई यहाँ पे, यहाँ से पता ही नहीं चला, वो आ रही है 0 से। अब यहाँ का कोई पॉइंट रख देते हैं, जैसे यहाँ कोई पॉइंट है और ये पॉइंट अपन ने मान लिया कि ये 3,0 है, कोई पॉइंट इस पे है, ये इसमें रखेंगे। इससे पता नहीं चल रहा है कि इसका हल क्षेत्र इस तरफ है या इस तरफ है, तो अपन ने ये पॉइंट रखा। जब ये पॉइंट रखेंगे यहाँ पे 3 - 0 > 0, 3 > 0, 3 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये बात सत्य है। सत्य है इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसके हल क्षेत्र में शामिल होगा। शामिल होगा मतलब इसका हल क्षेत्र इस तरफ आएगा, इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा। नंबर 2, दूसरे वाली में जो समीकरण अपने पास -x/2 + y < 1। अब इसमें मूल बिंदु से पास ही नहीं हो रही है, तो इसमें मूल बिंदु ही रख लेते हैं। मूल बिंदु 0 0 रखने पर, इसमें 0 + 0, 0 1 से छोटा है। अब 0 1 से छोटा है, इसका मतलब ये सत्य है, ये सत्य है। इसका मतलब 0 मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल होगा, और हल क्षेत्र में शामिल होगा तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। मूल बिंदु की तरफ का मतलब हो गया इस तरफ होगा। अब x इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ होगा, y का इधर होगा, तो अपने पास में जो एरिया आ रहा है इसका ये आएगा, ये क्षेत्र
अब इसमें एक समस्या ये है कि इस क्षेत्र के अंदर अपने पास में एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है, ये दो ही बिंदु आ रहे हैं इसमें, तो इसका मान 0 0 है, इसका मान अपन निकालेंगे। तो दो अपने पास में समीकरण थे, उससे निकाल लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर y। दूसरी समीकरण कौन सी थी? माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई लेस समीकरण है तो बराबर 1। यहाँ y x है, x है, दोनों किसी का मान रख दो, इसका मान x रख देते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 2x बट्टा 2 बराबर 1। इसका मान कितना आ जाएगा? x बट्टा 2 बराबर 1, x बराबर 2। x का मान 2 आएगा। अब y का मान यहाँ रखोगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा? वो भी 2 आ जाएगा। इसमें रख दो या किसी में रख दो, y बराबर भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2,2 है इस बिंदु का मान। ये मान लिया कोई बिंदु, आप a मान लो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि ये अपने पास में जो आ रहा है वो अनबाउंडेड एरिया है, और अनबाउंडेड एरिया के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले तो वही है, कोणीय बिंदु अधिकतम और न्यूनतमीकरण करना है। तो यहाँ तो लिखो कोणीय बिंदु, और यहाँ हो जाएगा z, जो उद्देश्य फलन है y प्लस 3/4x। ये रखोगे 0,0 इसके अंदर रखोगे तो इसका मान कितना आएगा? 0 प्लस 0 बराबर 0। दूसरा पॉइंट ये रखोगे a, 2 और 2, यहाँ जब रखोगे इसका मान तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3/4 इंटू 2 कितना हो गया? 2 प्लस ये 2 बार 3/2, ये 4 प्लस बटा 2, ये 7/2 आ जाएगा इसका मान। अब 7/2 इसका मान आ रहा है। अब 0 बड़ा है या 7/2 बड़ा है? 7/2 बड़ा है। तो यहाँ तक के प्रश्न में अपन को इस बात का पता चला कि इसका अधिकतमीकरण करना है उद्देश्य फलन का, और वो अधिकतम मान कितना आ रहा है? 7/2। अब ये 7/2 इसका अधिकतम मान है क्या? उसके लिए अपन को इसमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। एक स्टेप में अपन क्या करेंगे? ये पता करेंगे कि 7/2 इसका अधिकतम मान है या नहीं है। उसके लिए अपन को क्या करेंगे? मान लिया ये इस अधिकतम मान है, लैंग्वेज ये लिखनी है कि दिए गए क्वेश्चन में जो एरिया आ रहा है वो अपरिबद्ध क्षेत्र है, और अपरिबद्ध क्षेत्र में अधिकतम मान 7/2 है। अब इसका पता करने के लिए अपन को क्या करेंगे? उद्देश्य फलन में आएंगे। उद्देश्य फलन के में क्या लिखेंगे? y प्लस 3/4x। अधिकतम पूछा है, ग्रेटर देन कितना आया अधिकतम मान? 7/2। तो ये आ जाएगा 7/2। ये असमीका एक नई असमीका आ गई। इस नई असमीका में अपन को इसको समीकरण में कन्वर्ट करना है। समीकरण में बदलने पर तो y प्लस 3/4x बराबर 7/2। अब इसके अंदर अपन मान निकालेंगे, वही चीज़ वापस दो बिंदु निकालेंगे इसके, x और y। x का मान मैं यहाँ 0 रख दूँ, ये 0 हो जाएगा। y का मान आएगा 7/2। y का मान यहाँ पे 0 रख दे, ये 0 रख दिया। तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पे x का मान आएगा 3/4x और 7/2। तो x आ जाएगा 7/2, 4/3, 2, x बराबर 14/3। तो यहाँ x का मान आएगा 14/3। ये अपन ने निकाल लिया। अब आ जाओ वापस उसी ग्राफ पे, चलो इसको लेके इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पे y का मान है तो ये 1 है, यहाँ से कोई वैल्यू ले ली अपन ने 0, 7/2। अब दूसरा मान है y 0 है, x तो x पे आएगा। अब कितना है? ये 3 का भाग देंगे 14 में तो 4 पॉइंट समथिंग ऊपर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ मान लिया मैंने, ये 14/3,0 यहाँ पॉइंट है। अब सीधी सी बात है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन आएगी। अब ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो अब इस लाइन का
हल क्षेत्र आगे इस क्वेश्चन में बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि लाइन अनबाउंडेड एरिया के अंदर घुस गई। अब आगे का प्रोसेस ये होता कि इस लाइन का, ये लाइन तो हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगी क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ये ग्रेटर देन है ओनली। तो ये जिधर भी हल क्षेत्र आएगा, इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, उसमें लाइन शामिल नहीं है। लेकिन अगर इधर हल क्षेत्र आएगा तो भी इधर अपना अनबाउंडेड एरिया है, इधर हल क्षेत्र आएगा तो इधर भी अपना अनबाउंडेड एरिया है। इसका मतलब हल क्षेत्र इसका किधर भी आए, अपना जो अनबाउंडेड एरिया है उसके अंदर ये घुस रही है, तो उसका और इसका साझा हल क्षेत्र आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ रहा है। और उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ रहा है जो पहले अपने पास में जो अधिकतम निकला था मान 7/2, वो इसका अधिकतम मान नहीं है। अब नहीं है तो यहाँ ज्ञात अपन कर नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा कि इसका अधिकतम मान निकालना संभव नहीं है। तो ये अपन ने 2 क्वेश्चन लिए, एक तो अपन ने बाउंडेड एरिया का पहले उदाहरण लिया और एक ये हो गया अनबाउंडेड एरिया का उदाहरण। अब ये आप देखना इसको, इसमें कोई भी डाउट हो तो अपन अगली क्लास में सोल्व करेंगे।